दोनों मसले हो जाएंगे। खैर वील प्रोसीड। दोनों मसले कौन से कि वो रिकॉर्डिंग भी नहीं होनी और काम भी हो जाना है, अल्लाह करे। खैर चल लेट्स सी। ओके अच्छा गाइस, तो अभी ना फॉर्मेट ऐसे करते हैं कि काम का ना हम अभी यूं करेंगे ना कि हम 40 मिनट्स क्लास लेंगे। और यार ये पीछे ही पड़ गई है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस और पोल्यूशन। ये मैं कल भी सोच रहा था बात अकेले में कि यार लड़के कहते होंगे बॉय को कुछ आता है या नहीं आता, पोल्यूशन ही आती है, वही बढ़ाता रहता है, राइट? सो हैविंग सेड दिस, we'll proceed with this lecture। हम कोशिश करेंगे 40 मिनट्स में जितना कवर हुआ गाइस उतना ही कवर हुआ, हम इसको ज्यादा कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है? यानी कि 40 मिनट्स तब होते हैं जब जूम कॉल खत्म हो जाती है, फाइन। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम we'll probably be having 9 o'clock। उसके बाद हम 10 मिनट की ब्रेक करेंगे। 10 मिनट की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह we'll start by 9-10 अगेन। फिर हम 40 मिनट्स की कॉल करेंगे फॉर द अदर लेक्चर। When that is completed, इंशाल्लाह ताला फिर हम आज नहीं कल की जो क्लास होगी, कल हम स्टार्ट फिर इस्लामिक स्टडीज से करेंगे। वो 40 मिनट्स की कॉल, फिर 10 मिनट्स की ब्रेक और फिर इस तरह, ठीक है? ताकि यार हम जरा कुछ स्पीड पकड़ें, कोई काम शाम करें एक्सेट्रा। we'll proceed। खिज़र, do you have any idea लास्ट हमने एग्जैक्ट क्या चीज पढ़ी थी? स्मोक की गालबन बात की थी हमने, राइट? यस सर, उसी की बात की थी। Exactly. वो अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट था, उसको पढ़ना था। क्या नाम था सर उसका? ये स्क्रबर सर, को? ये सेकंड वाला। यस सर, स्क्रबर पढ़ना था। आपने कहा था मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, जी जी। स्क्रबर बेसिकली बड़ा आसान सी हरकत होती है, वहीं से शुरू करते हैं जो कि हमने कहा हुआ है। स्क्रबर में ऐसे होता है गाइस, बेसिकली ना बड़ा नॉर्मल कॉमन सा फिनोमेना, कॉमन सेंस का। आपने पहले इसको डायग्राम को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, बल्कि इसको ना ऐसे करते हैं ना, डायग्राम को हटाते हैं आगे से, डायग्राम को छोड़ दें। इमेजिन करें हमारे पास बहुत पोल्यूटेड एयर है, उसको हमने किसी तरह साफ करना, राइट? तो एक नेचुरल तरीका साफ करने का बारिश है, ठीक? बारिश बड़ी तरीके से साफ करती। तो आप क्या कर सकते हो? आप मसनूई तरीके से पानी इन्वॉल्व करके, मसनूई बारिश करके किसी तरह अगर उसको साफ कर, ठीक है? एग्जैक्ट यही हरकत स्क्रबर में करते हैं। स्क्रबर में करते क्या है? एक साइड से आप स्मॉग पोल्यूटेड एयर इनटेक करते हैं, अंदर स्प्रे लगे होते हैं, उनमें से पानी गिरता है। वो पानी सारा गर्दो गुबार, सारा कचरा नीचे ले जाता है, और ऊपर जो गैस होती है वो बिल्कुल प्योर हो जाती है, वो बाहर आ जाती है, और नीचे से कंटामिनेट्स आउट हो जाते हैं। सिर्फ यही तरीका कार होता है स्क्रबर के अंदर। We'll try and share that back again. Now this is what happens. यहां से contaminated gas अंदर जाती है, that is the inlet basically, ठीक है? जैसे ही अंदर जाती है, अंदर शावर्स लगे होते हैं, अंदर स्प्रेज लगे होते हैं, आम वॉशरूम के शावर्स की तरह। वो ऊपर से पानी भीना शुरू कर देते हैं हल्का हल्का, ठीक है? वो पानी के साथ वो चीजें, वो गर्दो गुबार, वो कालख, वो गंदगी, वो सब कुछ मिक्स होके नीचे बैठ जाता है। और जब वो नीचे बैठ जाता है तो वो कंटामिनेंट्स यहां से कचरा बाहर आ जाता है और क्लीन गैस ऊपर से आउट होती है। दैट इज द वे यू शुड हैव डन इट इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है? ये टोटल स्क्रबर की आइडियोलॉजी है। लेकिन यकीन मानिए, इस तरह की कोई चीज लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हो तो हो, जरूरत नहीं होती उसकी। आपको ये मेथड्स दोनों पता होने चाहिए। आपने पेपर में लिखना जरूर है कि अगर एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर इनर्शियल करेक्टर्स भी होने चाहिए और स्क्रबर्स भी होने चाहिए। एक आप मोशन की वजह से हवा को साफ कर लेते हो तरीके से वो, और एक आप पानी डाल के जो साफ कर लेते हो। गॉट इट? ये दो तरीके हैं, ये भी डिप्लॉय करने चाहिए गवर्नमेंट को फ्रॉम द पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज व्हाट एक्चुअली दे वर लुकिंग फॉर। गॉट इट? इमदाद समझ आई किस तरह चलता है स्क्रबर? यस सर। गुड। अच्छा, सो वील प्रोसीड। अच्छा जी, उसके बाद आके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है? सर एक चीज पूछनी थी, ये पूछ सॉरी, ये वोल्केनिक इरप्शन जो है, तो ये किस तरह पोल्यूशन में, मतलब इसका जो धुआं होता है वो, या इसके जो मटेरियल वगैरह होते हैं वो पार्टिसिपेट करती है ये एयर हाँ, पोल्यूशन अच्छा, में? धुआं भी होता है, लेकिन धुआं मोस्टली ज्यादा होता है ना, तो वो ऊपर ही कहीं चला जाता है। दैट मेक्स सेंस। राख जो होती है ना, राख, ऐश, वो मोस्टली होती है सल्फर की, वो वापस जमीन पे आके रहती है, ठीक है?
अब वो जब वापस जमीन पे आती है ना, तो वो उस तरीकाकार का वो राख जो होती है, ऐश, उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती है, और वो सल्फर होता है। और हमने दो तरह की फॉग पढ़ी थी, एक फोटोकेमिकल और दूसरी फॉग ग्रे फॉग। ग्रे फॉग सल्फ्यूरिक होती है। वो जो सल्फर होता है उससे फिर वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और ग्रेस चीजें बन जाती हैं ओजोन के साथ, ठीक है। तो ये और मसला हो जाता है। दैट इज वेयर वोल्केनिक इरप्शन एक्चुअली प्रोसीड्स टू more of smog and environmental pollution by polluting the air in the first place. ठीक है, ओके सर। गुड। अच्छा, फिर आगे हमारे पास UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पेरिस समिट। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इन सारों के अंदर क्या क्या हुआ, एक एक करके हम इनको स्टडी करते हैं। जो जो हमें ना समझ आता गया हम इसको प्रोसीड करते हैं। यार ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके, अच्छा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसको कहते हैं CDM। ये डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। गाइस, क्योटो, वियना, मॉन्ट्रियल, पेरिस, ये क्या चीजें हैं? सर ये जगह की नेम है। वियना तो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। वेरी गुड। क्योटो भी आई थिंक जगह का नाम है। मॉन्ट्रियल भी, पेरिस वो फ्रांस का। एब्सोल्युटली, ये वर्ल्ड के सिटीज है बहुत फेमस, ठीक है। यस सर। ये इन ऐसी जगहों में मोस्टली कन्वेंशंस हुए हैं UN के, उनको फिर नाम ही उस तरह देते हैं। जिस तरह एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कन्वेंशन हुआ था, जिनीवा कन्वेंशन, उसमें बहुत सारी चीजें यस वर्ल्ड की डिसाइड हो गई, ठीक है। तो वो बहुत मशहूर है क्योंकि वो जिनीवा कन्वेंशन था। इस तरह यस पेरिस समिट जो है ना, ये जो लिखा हुआ पेरिस समिट, ये इन्वायरमेंट के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा समिट है, ठीक है। अब पेरिस समिट पे लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो ये सिटीज के नाम है, लेकिन हमें जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए वैसे कौन कौन से सिटीज, कौन कौन से कैपिटल्स। वैसे इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इनके नाम सिटीज जिधर कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस करती है उधर ही नाम लिखे हुए, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल CDM allows like Section 1 countries to develop emission reduction projections in developing countries in order to meet Kyoto Protocol targets, ठीक है। अब उस सबने डिसाइड किया यार ये थोड़ी सी कंट्रीज हैं, इनको हम अभी इजाजत देंगे कि ये एमिशन को रिड्यूस करके क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट्स तक ले आए, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया सेलेबल सर्टिफाइड एमिशन सर्टिफिकेट्स आर अवॉर्डेड व्हिच अलाउज इंडस्ट्रियल नेशंस टू इग्नोर एमिशन रिडक्शन एट होम। और नीचे उन्होंने समझा दिया कैसे चल रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने समझना है, ओके। we'll not need neither will straight। अच्छा, पहले उन्होंने डिसाइड किया कि ये कंट्रीज हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी कंजम्पशन बड़ी अच्छी है, अच्छी इन सेंस कि बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, ये ज्यादा कचरा नहीं बना रहे, इनके एमिशंस, कार्बन एमिशंस बड़े डिसेंट है, बड़ा अच्छा काम है। वो इन्होंने इनको दे दिए सर्टिफाइड एमिशन सर्टिफिकेट्स। उनको क्या मिल गई चीज? सर्टिफाइड एमिशन सर्टिफिकेट्स। जिनको ये मिल जाता है सर्टिफाइड एमिशन सर्टिफिकेट्स, कुछ को मिल गए, कुछ उस लेवल पे नहीं आ रहे थे, आपने उनको अलाउ कर दिया कि यार हम तुम्हें टाइम देते हैं 2 साल, 3 साल, 10 साल, आप इस टाइम में आ जाओ। इसको उन्होंने कहा कि हम आपको टाइम देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप एमिशन के रिडक्शंस रिड्यूस करके इन ऑर्डर टू कीप क्योटो प्रोटोकॉल टारगेट्स पे आप आ जाओ। अगर, अच्छा, अब ये तो बात समझ आ गई, कुछ को उन्होंने सर्टिफिकेट्स दे दिए, कुछ को नहीं दिए। जिनको उन्होंने दे दिए, उन्होंने कहा कि भाई आप ये सेल भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या चक्कर हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब नीचे उन्होंने बताया हुआ कि एक कंट्री अपने एमिशंस रिड्यूस करती है,
और उसको क्रेडिट रेटिंग मिल जाती है। अब दूसरी कंट्री अगर नहीं कर रही तो वो उससे फिर सर्टिफिकेट खरीदेगी क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए। तो यानी कि जिस कंट्री ने रिड्यूस किया हुआ है उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट मिल रही है। आपने एक तरह से उनको इनकरेज किया, प्रायोरिटाइज किया कि वो मतलब ये हरकत कर सके। ठीक है, लेट्स गो ओवर द सीडीएम वंस अगेन। आपने जो कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल एमिशंस कर रही थी उनको आपने अप्रिशिएट किया, उनको सर्टिफिकेट्स दे दिए। जो नहीं कर रही थी उनको आपने टाइम दिया, यार तुम पूरा कर लो। एक खास टाइम तक पूरा ना किया कार्बन ट्रेडिंग तो फिर जिनके पास है उनसे सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, वरना हमारे साथ नहीं बैठ सकते, यूएन से निकाल देंगे तुम्हें। यानी कि जिसने अभी टाइम से पूरा कर लिया टारगेट, उसको इंसेंटिवाइज कैसे किया? सर्टिफिकेट के थ्रू कि उसमें इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर पाकिस्तान है और अफगानिस्तान। पाकिस्तान अपने रिड्यूस कर लेता है, एमिशंस बहुत कमाल के कर लेता है, वैसे बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है रियलिटी में, फर्ज करते हैं ऐसा हो जाता है, इट्स ओके, ठीक है, पाकिस्तान कर लेता है। तो पाकिस्तान को क्या मिलेंगे? सर्टिफिकेट्स। अफगानिस्तान नहीं कर सकता, अफगानिस्तान के मसाइल चल रहे हैं, मतलब वो अभी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, ये वो सेट्रा। अफगानिस्तान के पास टाइम है, उस टाइम में ना कर सका तो क्या करेगा? पाकिस्तान से सर्टिफिकेट खरीदेगा। तो पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ? पाकिस्तान को पैसे मिल गए उस सर्टिफिकेट की, बस पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट मिल गई। सो क्योटो प्रोटोकॉल ने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम बनाया, जो जिसने मॉनेटरी वैल्यू दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिशन को। ठीक है, यस सर। ओके, अच्छा जी। उसके बाद अब ये नहीं हो सकता कि हर कंट्री सीडीएम कैसे कैसे खरीदेगी एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, अब इस तरह चार, अब ना ये सेंटर वाली जो दो चीजें हैं ना, आई होप यू कैन गाइस सी। अब सीडीएम क्या है? अभी जो हमने पढ़ा एग्जैक्टली क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सीडीएम एक इनेक्शन वन कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज विद लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। ये इनेक्शन वन की कंट्रीज आ गई। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड सारे का सारा इसमें आ गया। नॉन इनेक्शन वन कौन सी है? डेवलपिंग कंट्रीज विदाउट लीगली बाइंडिंग इनेक्शन रिडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ये इनको हम यूज किस तरह कर रहे हैं? सर्टिफिकेट्स के साथ, सीईआरस के साथ। अब सीडीएम अच्छा, ये कंट्रीज एक्स्ट्रा रेवेन्यू कैसे दे सकती हैं? अपने सर्टिफिकेट्स किसी और को बेच के। सीडीएम का बीच में क्या काम है कि जब ये ट्रांजैक्शंस हो, ये हरकतें हो, तो वो साथ साथ ये भी नोटिस कर रहा हो कि उन्होंने जीएचजी एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स लगाए हैं या नहीं लगाए। सिमिलरली कार्बन सिंक प्रोजेक्ट्स लगाए हैं या नहीं लगाए। गाइज एक चीज होती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, उसे कहते हैं कार्बन रेटिंग। हर बिजनेस की, हर इंडस्ट्री की कार्बन रेटिंग होती है कि यानी कि ये काम करते हुए कि दुनिया का कार्बन कितना जाया करते हैं, दुनिया का कितना मटेरियल जाया होता है, उसको कहते हैं कार्बन रेटिंग। उस कार्बन रेटिंग के थ्रेशोल्ड के बाद उस इंडस्ट्री पे लाजिम होता है कि वो कार्बन को खत्म करने के लिए दुनिया से ऐसा प्रोजेक्ट लगाए जो उस कार्बन को खत्म करे। ठीक है, उसे वो कहते हैं कार्बन सिंक प्रोजेक्शंस। ठीक है, जीएचजी मिशंस क्या होते हैं? ग्रीन हाउसिंग को जो 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 इफेक्ट कर रहे होते हैं ना, ग्रीन हाउसिंग को जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मिशंस, उनके लिए। तो वो कहता है कि या तो आप ये काम करें या कार्बन काम करें, ये काम है सीडीएम का देखना। उसने डिसाइड क्या किया हुआ है? कुछ कंट्रीज हैं जो कर सकती है, कुछ कंट्रीज हैं जो नहीं कर सकती, और इनको किस तरह हो सकता है? सीईआर मिल सकते हैं, सर्टिफिकेट्स बेच सकते हैं। अच्छा जी।
I'm so sorry, I was gone. Sorry for excusing. अच्छा, उसके बाद क्या हो गया कि how does CDM work? Specific project in host country. Baseline scenario, projected scenario, ये annexure 1, annexure 2, ये अच्छा, ये इसमें कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, आपका एक कंट्री से वादा हुआ कि वो इतना काम करेगी, ठीक है, इस लेवल तक काम करेगी, ये लेवल आ गया हमारे पास, इस लेवल तक वो कंट्री काम करेगी. अनफॉर्चुनेटली वो टारगेट पूरा नहीं कर पाती और वो यहां तक पूरी आती है. रेस्ट ऑफ द काम वो कैसे पूरा कर सकते हैं? वो सर्टिफिकेट्स अंदर डालने. गॉट इट? सर्टिफिकेट्स उसने कहां से लेने हैं? किसी ऐसी कंट्री से जिसके पास हो, और ये सर्टिफिकेट्स के पैसे उस कंट्री को भी मिलेंगे जो इसको किसी ऐसी जगह लगाएगी. We'll go back. जिसको या तो कार्बन सिंक के प्रोडक्ट्स पे लगाएगी या GHG एमिशंस के रिडक्शन पे लगाएगी. ठीक है, यही कर सकते हैं, ये इंसेंटिफिकेशन है. अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं आगे क्योटो प्रोटोकॉल पे. क्योटो प्रोटोकॉल पे आगे आ गया. मोर देन 180 कंट्रीज साइन द यूएन नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. अच्छा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क्स कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UNFCCC है. ये एब्रिविएशन भी आपको आना चाहिए. यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, ये तो तीन इकट्ठे हैं. सी यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क है UNF का, ठीक है, which outline the needs to reduce greenhouses gases as a global response to climate change. उन्होंने कहा यार आप ना ये जो मिशन है ये इनको कम करें as a global response to climate change. ठीक है, उस वक्त मतलब ये बेसिकली जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो उसमें उन्होंने डिसाइड किया था, एग्जैक्ट नीचे एग्जैक्ट मेंशन्ड है, रियो में समिट हुआ था 1992 में. उसके अंदर ये बातें पता लगी थी कि ये होगा. फिर क्योटो प्रोटोकॉल जब आया तो उसके अंदर हमें पता लगा कि ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज के लिए हम ये काम करेंगे. इसके सिग्नेटरीज यूएन की 180 कंट्रीज है, हमारा मुल्क भी है. ठीक है, ओके. उसके बाद वो कहते हैं आउटलाइन ऑफ क्योटो मैकेनिज्म सिस्टम टू यूटिलाइज GHG emission overseas or initial allocation of achieving the GHG emission target in each country, joint implementation, clean development mechanism, emission trading. ये उनका बेसिकली ब्रेन चाइल्ड था जिसको लेके वो आगे चल रहे थे. उन्होंने कहा यार कि एक तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए. किसी तरह एक कंट्रीज जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो दूसरी कंट्रीज की हेल्प कर सकें जो अच्छा परफॉर्म नहीं करें. जॉइंट वेंचर्स होने चाहिए. फिर उन्होंने कहा कि और इसको इंसेंटिवाइज किस तरह कर सकते हैं? सर्टिफिकेट CERs इंट्रोड्यूस करके. ठीक है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, वो आप सर्टिफिकेट्स दे दो, वो दूसरी कंट्री खरीद ले, वो उसकी हेल्प कर दे. अब इस तरह एमिशन ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो सकती है कि असाइन्ड अमाउंट ऑफ द यूनिट होना, कि मतलब कार्बन यूनिट्स के ऊपर एक असाइन्ड अमाउंट होगी, आप वो बाय करके पूरा कर सकते हो डेफिसिट, जिस तरह हमने पिछली उसमें देखा. सो अब कंट्रीज के पास दो तरीके हैं यूएन में रहने के. या तो वो रियल में अपनी कॉस्ट ऑफ एमिशन रिड्यूस कर लें, या वो जुर्माने का तरीका ये है कि जो कंट्रीज अच्छा काम कर रहे हैं उनसे सर्टिफिकेट्स बाय करें. ठीक है, देयर इज, उसके अलावा देयर इज नो थर्ड वे ऑफ मूविंग ऑन. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया significance of Kyoto Protocol. Objective of Kyoto Protocol is stabilizations in atmosphere at negotiation and actually one countries including the US collectively reach to their greenhouse gas emissions by 5.2% on the average. इस तरह अब फायदा क्या हुआ कि जो सारी की सारी नेक्शन 1 की कंट्रीज थी, 180 कंट्रीज हैं, उन सब ने कहा यार हम काम करेंगे और हम अब रिस्पॉन्सिबली तरीके से करेंगे. यूएस ने अकेले ने कहा कि हम 5.2% अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करेंगे, जो कि यूएस बहुत बड़ा है और एमिशंस बहुत ज्यादा थे. ये 5.2% बड़ी विक्ट्री है यूएन की. कंट्रीज ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड आर एग्जेम्प्टेड. उन्होंने कहा यार ये नहीं कि आप जिन्होंने अब जिंदगी में तरक्की करनी है, वे ऑफ लाइफ बेटर करना है, तो वो ये सोचें. ठीक है, उनको एग्जेम्पशन मिल गई. पाकिस्तान इज आल्सो अ डेवलपिंग कंट्री, सो वी गॉट द एक्सेप्शन. द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन एक्शन 1 कंट्रीज कैन डू सो बाय टेकिंग 3 फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म्स. Okay, so 3 flexibility mechanisms can be there. वही जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे, joint
और वो फिर ट्रेडिंग और ये वाले ना. These are the three flexibility mechanisms. Whichever the country choose to help the other country, they can proceed with it. That's actually too much information regarding this. Okay. उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? Yet there is somebody trying to come in the class. I'm unable to add. How the hell? Okay. Acha. So we next thing we have was the Montreal Protocol. Montreal is also a city in Europe. Montreal Protocol or substances that deplete the ozone layer. अब फिर मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल हुआ, उन्होंने कहा यार ये बाकी काम हो जाएंगे एमिशंस के, वो सब्सटेंसेस जो ओजोन को तंग करते हैं उनका तो कुछ होना चाहिए पहले. दैट इज वेरी वेरी फेयर कॉल. इसके बाद क्या हुआ? इसका नाम है बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. प्लेस मॉन्ट्रियल था. डेट ऑफ सिग्नेचर 1987 है. डेट ऑफ एंट्री इनटू फोर्स है 1 जनवरी 1989. नंबर ऑफ पार्टीज 197 थी. इसमें बेसिकली ये बात हुई थी कि भाई दुनिया के अंदर ना एक ओजोन है, और ओजोन अगर डिप्लीट होती रही तो सबसे बड़ा मसला क्या होगा? वुड एनीबॉडी लाइक टू टेल? सर फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली हिट करेंगी अर्थ को, और इससे स्किन कैंसर वगैरह और इस तरह की डिजीजेस होंगी. यस. सबसे बड़ा इशू ये है कि ओजोन खत्म होना तो इससे पहले कि कुछ और हो, बंदे ही खत्म हो जाएंगे. तो ये इसी के अंदर डिफाइन हुए ये टर्म्स के CFCs और HCFCs और हैलोन्स और मिथाइल ब्रोमाइड और ये सारा कुछ जो है ना ये आएगा. ये इन्होंने बेसिकली समझाया हुआ है कि होता कैसे है. मैं आसानी के लिए वैसे बता देता हूँ. हाउएवर दैट इज आल्सो रिलेटेड बेसिकली. सो अर्थ के ना कुछ ऊपर एटमॉस्फेयर के 3-4 वर्जन्स हैं. पहले है एटमॉस्फेयर, फिर है ट्रोपोस्फीयर, फिर है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर है आयोनोस्फीयर. ठीक है, आयोनोस्फीयर काफी दूर. ओजोन जो है ना हमारे पास वो स्ट्रेटोस्फीयर के पूरे टाइम में है. ठीक है, ये एग्जैक्ट उन्होंने बताया हुआ है कि 10 से 50 किलोमीटर की जगह है. ये पूरा स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये ओजोन का लेयर है, ये हर जगह से है. ओजोन शील्ड अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो कि अल्ट्रावायलेट ए टाइप को आने देता है, अल्ट्रावायलेट बी टाइप को बहुत मिनिमाइज कर देता है. अगर ये ज्यादा है तो बड़ा मसला होगा. ये CFC मॉलिक्यूल उन्होंने डिफाइन किया हुआ, इसकी जरूरत नहीं थी. और ये उन्होंने बताया हुआ कि ओजोन डिप्लीटिंग 4 केमिकल्स कौन से होते हैं. गाइस ये लिख लें, ये आने ही आने चाहिए. CFCs, HCFCs, हैलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड. ठीक है, ये 4 चीजें. CFCs का यूज होते हैं रेफ्रिजरेटर्स में सबसे पहले. ठीक है, HCFCs का यूज होते हैं रेफ्रिजरेटर्स में भी होते हैं, और बाकी सॉल्वेंट्स वगैरह जो इधर लिखा हुआ है बिल्कुल सही बता रहे हैं. हैलोन्स का यूज होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, और मिथाइल ब्रोमाइड का यूज होता है पेस्टिसाइड्स. ये जो फसलों को देते हैं ना वो वहां पर. अच्छा जी, विद दिस हाई नोट वी एंड द एयर पोल्यूशन थिंगी. अभी हम एक दफा हल्का सा रिकैप कर लेते हैं तेज तेज, ताकि हमें पता हो कि हमने एयर पोल्यूशन में ओवरऑल पढ़ा क्या था. ठीक है, यस. ओके, सो हमने मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ी. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड एंड नॉइज. एयर में हमने सबसे पहले एयर पढ़ी. एयर में हमने पढ़ा कि उसके अंदर नेचुरल कॉजेस क्या होते हैं, राइट. उसमें वॉल्केनिक इरप्शंस की आज भी हमने बात की. फिर एंथ्रोपोजेनिक कौन से होते हैं चीजें, कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मेटलर्जिकल प्रोसेस, माइनिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह एटसेट्रा. फिर आगे हम पता लग गया एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी एयर कितनी हैजर्डस.
फिर इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, अगर ये ज्यादा हो जाए तो फिर एसिड रूइन होती है, ओजोन डिप्लीशन होती है, क्योंकि ओजोन को वैसे तो कोई चीज जाके टच नहीं कर सकती, सिर्फ एयर पोल्यूशन कर सकती है। तो ये बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को लेके भी स्मॉग का है। स्मॉग के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फिर एक इंडस्ट्रियल स्मॉग होता है, ग्रे स्मॉग जिसको कहते हैं, लंदन स्मॉग। फिर एक फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, वो किस तरह चलता है। फिर स्मॉग बनता कैसे है, पहला वाला यानी कि इंडस्ट्रियल स्मॉग कैसे बनता है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक स्मॉग कैसे बनता है, फिर स्मॉल पॉलिसी ऑफ स्मॉग पाकिस्तान में क्या होनी चाहिए, ये हमने डिस्कस की। कंट्रोल के मेजर्स क्या होने चाहिए जो हमें ब्रीच करने चाहिए। फिर हम सोर्स पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है जो अच्छी गाड़ियों में होता है। और फिर आ गया कंट्रोल मेजर, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, वहां पे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये वही ज़िगज़ैग टेक्निक और इस तरह की बात है। फिर आ गया हमारे पास इक्विपमेंट यूज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, एक होता है इनर्शियल कलेक्टर, एक होते हैं स्क्रबर्स। स्क्रबर्स कैसे बनते हैं वो भी हमने देखा। फिर आ गया कुछ और कंट्रोल के मेजर्स क्या हो सकते हैं जो बड़े नॉर्मल और बड़े मैकेनिकल हैं, कि टॉल चिमनीज यूज कर लें, हाई टेम्परेचर इंसिनरेटर्स यूज कर लें, इस तरह के काम करें। फिर आ गया हमारे पास इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, उसमें यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन ट्राइबल ट्रेड, ठीक है, ये याद रखना। क्योटो प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समिट, ये 5 एक मशहूर है। हम बीच में पढ़ते हैं सीडीएम, जो क्योटो प्रोटोकॉल में था वो क्या था, उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि यार कुछ कुछ मुल्क हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं वो नक्शर ए में, कुछ नहीं है वो नीचे है। जो नीचे वाले हैं वो अपना तरीका कार ठीक करें, वरना वो नक्शर ए से सर्टिफिकेट्स खरीद लें। वो सर्टिफिकेट्स के जो पैसे होंगे वो उस कंट्री को मिलेंगे, लेकिन वो लगा सकता है सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंडिंग प्रोजेक्ट्स में और जीएचजी एमिशन कंट्रोल करने में, ग्रीन हाउस गैसेस जीएचजी, ठीक है, इनमें। यहाँ पे एग्जैक्ट डिसाइड हुआ थी ये बात, ये करता किस तरह फिलोसफी ये है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल में 180 कंट्रीज थी, उन्होंने डिफरेंट सीन के एग्जैक्ट बताया हुआ क्या 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 मसाइल। ये 3 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी दोनों तो कंट्रीज यूज कर सकती हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस यही थी कि उसी वक्त यूएस ने और बाकी कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि 5.2% वो अपनी एमिशंस कर लेंगे। और दूसरा मेरे ख्याल से इसकी एक और सिग्निफिकेंस है जो यहाँ एग्जैक्टली नहीं लिखी हुई, वो ये है कि आपने ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को मोनेटाइज कर दिया, ठीक है। आप उस पर पीनलाइज भी हो रही हो पैसों के थ्रू ही, और आप उस पर इंसेंटिवाइज भी हो रहे हो जो कर रहा है। यानी कि अगर फर्ज करें खिजर ने सही काम किया, अगर मैंने नहीं किया हुआ, तो खिजर अपना सर्टिफिकेट मुझे बेच सकता है ना, तो इन वे खिजर मोन, ठीक है। अच्छा, एंड देन वी हैव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दैट इज वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन की बात थी, दैट्स ऑल। Next, we'll have water pollution and we'll start the water pollution not today. Okay? अभी हम इंशाल्लाह ताला मिलते हैं वापस 7 मिनट्स बाद 9 o'clock। 9 o'clock हम जो एग्जैक्ट हमारे काम रहते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के, उनको प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आप लोग ये ऑब्वियसली वीडियो भी होगी, वो अपलोड भी कर दूंगा। कोई और क्वेश्चंस हुए तो वो लिख के रख लीजिएगा, या गाइस आप लोग ना क्लास का वेट ना किया करें क्वेश्चंस पूछने के लिए। हमारा कुछ थोड़ा सा शेड्यूल खराब हुआ है, आई एम आल्सो अनफॉर्चुनेटली सिक and there are so many other teachers, so that's why they are very senior to me, I can speak to them all of this. आइडियल सिनेरियो ये, आप मुझसे व्हाट्सएप पे वैसे क्वेश्चंस पूछ लिया करें, हाँ कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह I'll try my best to answer in the best way possible I can. Having said this, we'll start with the water pollution from tomorrow. Today, within 7 minutes, we'll just start the lecture that we left undone, and that was, I believe, lecture 2. Okay, inshallah, soon we'll proceed. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.